हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, जिसे इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। तो कहानी ये है कि कुछ भैंसों के झुंड को नदी पार करनी थी। नदी पार करने के लिए उनको एक लकड़ी की नाव की ज़रूरत थी। उनको किनारे के पास एक लकड़ी की नाव जैसा कुछ दिखा। पहले भैंसे को शक हुआ। उसने कहा, ये मुझे लकड़ी की नाव नहीं, मगरमच्छ की जैसा कुछ लग रहा है। दूसरे ने कहा, नहीं भाई, लकड़ी ही तो है, अगर यकीन नहीं होता तो चेक करके देख लो। पहले भैंसे ने पत्थर मारा, डंडे से भी मार के देखा, उसके बाद पानी फेंक के देखा और पूरी तसल्ली करने के बाद उसे लगा कि ये कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा ही है। तो पूरी तसल्ली होने के बाद भैंसा जो है वो उस चीज़ को लकड़ी की नाव मानकर उस पर चढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक लकड़ी की नाव नहीं बल्कि एक मगरमच्छ ही है, जो उन भैंसों का शिकार करने के लिए बेसब्री से उनका वेट कर रहा था। इसी तरह एक के बाद एक सारे भैंसे उस मगरमच्छ की चाल में फंस गए। बेसिकली इस कहानी में आपको ब्रिटिशर्स की सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोनों का क्रक्स देखने को मिलता है। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ये यकीन दिला दिया था कि ब्रिटिशर्स पर भरोसा किया जा सकता है, और इसीलिए सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करके एक के बाद एक बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी आर्मी को ख़त्म करके किराए पर ब्रिटिशर्स की आर्मी को अपने स्टेट में रख लिया था। मतलब ब्रिटिशर्स पर इतना भरोसा कर लिया कि ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में आ गए और उन पर डिपेंडेंट हो गए। सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की डिटेल्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का वाइड स्केल इम्प्लीमेंटेशन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में 3 तरह के प्रिंसली स्टेट्स मौजूद हैं। पहले हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। दूसरे हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स, जो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी साइन करके ब्रिटिशर्स से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तीसरे हैं डिपेंडेंट स्टेट्स। ये वो स्टेट्स हैं जो किसी न किसी युद्ध में ब्रिटिशर्स से हार गए हैं और यहाँ के नवाब ब्रिटिशर्स के हाथ में मात्र एक कठपुतली ही हैं। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लागू किया, उसके दायरे में सिर्फ प्रोटेक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट्स ही आते थे। होता क्या था कि हमारे यहाँ पे पुराने समय से ही ये चला आ रहा है कि अगर किसी भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा या नवाब की अपनी खुद की कोई संतान नहीं है तो वो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए किसी बच्चे को गोद ले लेते थे। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डिपेंडेंट स्टेट्स और प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई कर दी थी। डिपेंडेंट स्टेट्स के लिए कंडीशन ये थी कि अगर डिपेंडेंट स्टेट्स के राजा या नवाब किसी भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो गोद लिए हुए बच्चे का अधिकार सिर्फ राजा या नवाब की पर्सनल प्रॉपर्टी पर होगा, उस राज्य पर नहीं। मतलब गोद लिए हुए बच्चे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना कोई टाइटल देगी, ना कोई पेंशन, और ना ही उसे राजा या नवाब मानेगी। और ऐसी सिचुएशन में प्रिंसली स्टेट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का कब्जा मान लिया जाएगा। मतलब वो प्रिंसली स्टेट अब ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये कहा गया कि अगर एक प्रिंसली स्टेट जो कि एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट की कैटेगरी में आता है, उसके राजा या नवाब की कोई संतान नहीं होती है, तो गोद लिए हुए बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा या नहीं, इसका डिसीजन भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, वो भी केस टू केस बेसिस। यानी अगर राजा या नवाब की कोई संतान नहीं है और राज्य एक डिपेंडेंट स्टेट है तो श्योर शॉट उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेगी, और प्रोटेक्टोरेट स्टेट के केस में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको भी एनेक्स कर लिया जाएगा। तो अब देखते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर एनेक्स किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सबसे पहला शिकार बना सतारा। सतारा महाराष्ट्र की एक सिटी है जिसे 1674 में एस्टेब्लिश किया गया था छत्रपति शाहूजी के द्वारा, जिसे 1848 में एनेक्स किया गया। जब सतारा को डलहौजी ने एनेक्स किया तब सतारा को रूल कर रहे थे मराठा कॉन्फेडरेसी के राजा शाहजी, जो कि भोसले डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। राजा शाहजी की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। इसके बाद 1848 में शाहजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एडॉप्शन में कुछ इरेगुलरिटीज़ को पाया। बेसिकली उन्होंने पाया कि इस एडॉप्शन में कुछ झोलझाल हुआ है। एडॉप्शन को नलीफाई कर दिया और कहा कि ऐसी स्थिति में गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बनाया जा सकता, और इसी के साथ सतारा को एनेक्स कर लिया गया और सतारा को ब्रिटिशर्स की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया।
इसी के एक साल के बाद वर्ष 1849 में बारी आई उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन के एक प्रिंसली स्टेट जैतपुर की, और उसी साल उड़ीसा का एक और प्रिंसली स्टेट संभलपुर। इन दोनों स्टेट्स को लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट करके एनेक्स कर लिया था। इसके बाद 1850 में पंजाब के एक छोटे से हिल स्टेशन भगत को भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर अपने लपेटे में ले लिया, और 1853 में झांसी और उसके बाद 1854 में नागपुर को भी लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में मिला लिया। 1856 में डलहौजी वापस ब्रिटेन लौट गया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के एनेक्सेशंस और उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर गुस्सा भर दिया था। वापस पहुंचकर लॉर्ड डलहौजी जब अपने इंडियन कारनामों की कहानियां अपने दोस्तों को सुना रहा होगा, उस समय इंडिया में 1857 की क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हो चुका था, जिसके वन ऑफ द मेन रीजंस में से एक लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी माना जाता है। फाइनली 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया था। लॉर्ड डलहौजी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इनफैक्ट यूपीएससी 2013 के मेंस में ये एक क्वेश्चन भी आया था कि किन रीजंस की वजह से लॉर्ड डलहौजी को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। आज हम इन्हीं सारे रीजंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लॉर्ड डलहौजी इंडिया के गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। ये इंडिया के यंगेस्ट गवर्नर जनरल रहे, और उनके कार्यकाल में एक तरफ तो इंडिया में काफ़ी सारी तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन हुई, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी एनेक्सेशन पॉलिसी से देश में एक आग सी लगा दी थी। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, और साथ ही डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से। डलहौजी के कार्यकाल में सबसे पहली बार पैसेंजर ट्रेन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई 1853 में। इस ट्रेन में 3 लोकोमोटिव स्टीम इंजन्स थे, जिनका नाम रखा गया साहिब, सिंध और सुल्तान, और इसकी पहली यात्रा में 400 लोगों ने सफर किया। पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया था बॉम्बे और थाने के बीच। थाने महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इन दोनों जगहों के बीच की जो दूरी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ने तय की वो थी 34 किलोमीटर्स, और इस रेलवे लाइन की चौड़ाई थी 5 फीट 6 इंचेस। इनफैक्ट आज भी यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई आज भी सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह भी है कि दुनिया की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 1825 में चली, और इसके जस्ट 28 साल के बाद इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी आ गई, जबकि भारत एक गुलाम देश था तभी। लेकिन अगर हम इस स्थिति को आज के भारत में कंपेयर करें तो वर्ल्ड की पहली बुलेट ट्रेन 1964 में चली थी, और इस इवेंट को अभी 55 साल हो चुके हैं, और इंडिया में तो बुलेट ट्रेन का इंतज़ार आज भी देश में हो रहा है। वैसे इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2022 को चलेगी एज पर द करंट प्लान। इसके अलावा 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ, और पहली बार पोस्टेज स्टैम्प्स इशू किए गए। साथ ही पूरी कंट्री के लिए एक सेंट्रल पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया था, और साथ ही आम लोगों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। इन सब डेवलपमेंट्स का क्रेडिट भी लॉर्ड डलहौजी को ही मिलता है। इसके अलावा बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट्स, बंदरगाहों को भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया। साथ ही 1852 में इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, क्योंकि टेलीग्राफ की मदद से आप तुरंत मैसेज पहुंचा सकते हैं देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। उस टाइम टेलीफोन की व्यवस्था तो थी नहीं, तो टेलीग्राफ सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट मीडियम था। पहली टेलीग्राफ लाइन से कलकत्ता और आगरा को कनेक्ट किया गया था। बेसिकली टेलीग्राफ सिस्टम में मोर्स कोड को इलेक्ट्रिक लाइन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जाता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। डलहौजी जब इंडिया में आए तो उससे पहले सारे पब्लिक कंस्ट्रक्शंस मिलिट्री से कराए जाते थे, यानी ब्रिज बनाना हो, सड़क बनानी हो तो मिलिट्री से ही मजदूरी करवाई जाती थी। तो आप समझ सकते हो कि सोल्जर्स की क्या हालत हो जाती होगी। लेकिन डलहौजी ने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया। उसने पब्लिक कंस्ट्रक्शंस के लिए एक नया डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, जिसे PWD कहा जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है, और आज भी रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और ब्रिजेस का काम PWD डिपार्टमेंट ही करता है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में गुरखा रेजिमेंट को भी फॉर्म किया गया, और साथ ही शिमला को भी परमानेंट आर्मी हेडक्वार्टर बनाया गया। चलिए अब बात करते हैं सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। एजुकेशन के फील्ड में डलहौजी के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। उसके टेन्योर में 1854 में वुड्स डिस्पैच इंडिया में आया।
जिसे इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आधिकारिक तौर पे शुरुआत। इसी के चलते लंदन यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल पे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, गवर्नमेंट स्कूल्स खोले गए, नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो में अपलोड कर दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ये रहा कि 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम स्टार्ट किया। इससे पहले सिविल सर्वेंट्स वही लोग बन सकते थे जिन्हें डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नॉमिनेट करते थे। तो 1853 से सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी हो गया। इसका एग्ज़ाम लंदन में ही होता था और एक फ़न फैक्ट ये भी है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम हॉर्स राइडिंग का भी होता था सिविल सर्विसेज में। पहले भारतीय जिसने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया उनका नाम था सत्येंद्र नाथ। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे और इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 30 साल की सर्विस की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। 1871 तक सिर्फ 4 इंडियन सिविल सर्वेंट्स बने। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। इस एक्ट ने हिंदू विडोज़ को फिर से शादी की लीगल मान्यता दे दी थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी लड़कियों को पैदा होते ही मार देने को अबॉलिश किया। अब हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन पर। लॉर्ड डलहौजी एक विस्तारवादी गवर्नर जनरल था। उसने सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार में बर्मा यानी आज का म्यांमार को हराकर एनेक्स कर लिया था। इसके अलावा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब को भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का पार्ट बना लिया। इतना ही नहीं, उसने इनफेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को इस्तेमाल करके सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को भी एनेक्स कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डिपेंडेंट और प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स के राजाओं को बच्चे गोद लेने की इजाजत नहीं थी और इसी सिचुएशन में अगर राजा की कोई संतान नहीं है तो उस स्टेट को एनेक्स कर लिया जाता था। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डलहौजी ने अवध को भी हथिया लिया था और उसका रीज़न ये दिया कि अवध के नवाब जो हैं वो ठीक से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अवध वही स्टेट है जिसे ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन दी हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद से। बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अब इतना सब कुछ करके अराउंड 8 साल के गवर्नर जनरल बने रहने के बाद लॉर्ड डलहौजी 1856 में वापस लंदन चले गए। लेकिन जो कांड उन्होंने किए, जैसे कि अवध को जबरंग हथिया लिया, उससे अवध के लोग और इंडियन सोल्जर्स भड़क गए थे। अवध के एनेक्सेशंस ने मुस्लिम्स को भी नाराज कर दिया था। साथ ही विडो रीमैरिज एक्ट से हिंदूज को भी काफ़ी परेशानी हुई। इसीलिए जब लॉर्ड डलहौजी वापस लंदन पहुंच के अपनी कहानियां अपने दोस्तों को सुना रहे होंगे, उस समय इंडिया में 1857 का रिवोल्ट शुरू हो चुका था, जिसकी शुरुआत हुई थी मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली से।